नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए कंप्यूटर से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जुलाई 2023 के लिए पार्ट नंबर 23 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में EPS का पूर्ण रूप क्या है। फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में EPS का पूर्ण रूप क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, फाइल फॉर्मेट के संदर्भ में EPS का फुल फॉर्म क्या है। फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, फाइल फॉर्मेट जिसे एक्सटेंशन भी कहा जाता है, जो कि फाइल के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। फाइल किस प्रकार की है, फाइल को किस सॉफ्टवेयर पर बनाया गया है, यह रिप्रेजेंट करता है फाइल का फाइल फॉर्मेट या उसका एक्सटेंशन। हमसे पूछा गया है एक एक्सटेंशन है EPS, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है। EPS एक फाइल फॉर्मेट है, एक एक्सटेंशन है जिसका उपयोग ग्राफिक्स फाइल के साथ किया जाता है। ग्राफिक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है EPS, जिसका फुल फॉर्म होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। EPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। EPS एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट है, ग्राफिक्स का एक्सटेंशन है जिसका फुल फॉर्म होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। EPS का फुल फॉर्म होता है इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में इनक्रिप्टेड मैसेज को जो भी अवरुद्ध मतलब इंटरसेप्टिंग करेगा वह ब्लैंक देखेगा। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में इनक्रिप्टेड मैसेज को जो भी अवरुद्ध या इंटरसेप्ट करेगा वह ब्लैंक होगा। एक क्वेश्चन हमें दिया गया है जो कि साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से संबंधित है। क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में जो इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, यदि कोई उसको अवरुद्ध करेगा या इंटरसेप्ट करेगा, मतलब उसको देखेगा, उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, तो वह क्या होगा, यह हमें यहां पर बताना है। यह क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से लिया गया है, जो कि हमारे कंप्यूटर में डेटा को सिक्योरिटी के साथ ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। जब हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, कोई सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को सिक्योरिटी से करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज की जाती हैं। क्रिप्टोग्राफी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में या साइबर सिक्योरिटी में यूज होने वाली एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो सिक्योर कम्युनिकेशन करने के लिए यूज की जाती है। हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी क्रिप्टोग्राफी से संबंधित कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करे हैं और आज फिर हम उस टॉपिक को समझेंगे और यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन एक साथ तैयार करेंगे। क्रिप्टोग्राफी के दो फंक्शन होते हैं, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को समझेंगे तो हमारे कई क्वेश्चन भी तैयार होंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें प्राप्त हो जाएगा। समझते हैं इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है। जब कोई कम्युनिकेशन होता है तो एक होता है सेंडर। सेंडर कौन होता है, जो मैसेज को सेंड करता है, और एक होता है रिसीवर। रिसीवर जो कि मैसेज को रिसीव करता है। कोई भी कम्युनिकेशन जब होगा तो एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जो सेंडर होता है वह जो भी मैसेज सेंड करता है, फॉर एग्जाम्पल सेंडर ने सेंड किया है, तो यह जो मैसेज है यह कहलाता है प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट सेंडर के द्वारा भेजा जाता है। इस प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट पर इनक्रिप्शन अप्लाई किया जाता है। इनक्रिप्शन के द्वारा इस प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को एक सीक्रेट कोड में बदल दिया जाता है। वह सीक्रेट कोड कहलाता है साइपर टेक्स्ट।
साइपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता है। जब यह साइपर टेक्स्ट रिसीवर के पास पहुंचता है तो इस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दिया जाता है, डिक्रिप्शन, जिसके द्वारा इसे वापस प्लेन टेक्स्ट में या नॉर्मल टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। यह पूरी प्रक्रिया कहलाती है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी में दो फंक्शन वर्क करते हैं, एक होता है इंक्रिप्शन, एक होता है डिक्रिप्शन। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में इनक्रिप्टेड मैसेज, इनक्रिप्टेड मैसेज क्या कहलाएगा? साइपर टेक्स्ट को जो भी अवरुद्ध या इंटरसेप्ट करेगा वह ब्लैंक होगा। हमें यहां पर बताना है कि यदि कोई इस साइपर टेक्स्ट को इंटरसेप्ट करेगा, देखने की कोशिश करेगा, पढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या मिलेगा। यहां पर कई प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है साइपर टेक्स्ट क्या होता है। साइपर टेक्स्ट एक सीक्रेट कोड होता है, सीक्रेट कोड होता है जिसे कोई आसानी से नहीं समझ सकता, और यह एक रैंडम डेटा भी होता है। रैंडम डेटा मतलब कुछ नंबर, कुछ सिंबल, कुछ अल्फाबेट को मिलाकर यह डेटा जनरेट किया जाता है ताकि कोई इसे आसानी से ना समझ पाए। तो जब इनक्रिप्शन अप्लाई होगा, इनक्रिप्शन, तो इनक्रिप्शन क्या करता है? प्लेन टेक्स्ट को या नॉर्मल टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में बदलता है। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? एक सीक्रेट कोड होता है, एक रैंडम डेटा होता है जिसे कोई आसानी से समझ नहीं सकता है। इसे ही बोला जाता है इनक्रिप्टेड मैसेज। नॉर्मल मैसेज को इनक्रिप्शन के द्वारा इनक्रिप्ट कर दिया गया, यही तो कहलाता है साइपर टेक्स्ट। और डिक्रिप्शन क्या करेगा? इस साइपर टेक्स्ट को वापस किस में बदल देगा? प्लेन टेक्स्ट या नॉर्मल टेक्स्ट में। मतलब इनक्रिप्शन प्लेन टेक्स्ट को बदलता है साइपर टेक्स्ट में, जबकि डिक्रिप्शन साइपर टेक्स्ट को बदलता है प्लेन टेक्स्ट में। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम में इनक्रिप्टेड मैसेज को जो भी अवरुद्ध या इंटरसेप्ट करेगा वह रैंडम डेटा देखेगा, रैंडम डेटा। यदि कोई सीक्रेट कोड को पढ़ने की कोशिश करेगा, साइपर टेक्स्ट को देखने की कोशिश करेगा, तो उसे क्या दिखाया जाएगा? उसे रैंडम डेटा देखने मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो सीक्रेट कोड होता है, जो हमारा इनक्रिप्टेड मैसेज होता है, जिसे साइपर टेक्स्ट कहा जाता है, यदि कोई उसे देखेगा तो उसे एक रैंडम डेटा देखने मिलेगा जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रैंडम डेटा देखने मिलेगा। यदि कोई हमारे इनक्रिप्टेड मैसेज को मतलब साइपर टेक्स्ट को पढ़ेगा तो उसे रैंडम डेटा देखने मिलेगा जिसे आसानी से समझा नहीं जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका संबंध एमएस वर्ड 2019 के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से नहीं है? निम्न में से किसका संबंध एमएस वर्ड 2019 के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप से नहीं है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि एमएस वर्ड 2019 का जो होम टैब होता है, होम टैब में एक एडिटिंग ग्रुप होता है, उस ग्रुप में निम्न में से कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड ऑप्शन होता है, रिप्लेस ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑप्शन होता है, लेकिन पेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। पेस्ट ऑप्शन तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में। कट, कॉपी, पेस्ट यह ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में होते हैं, जबकि फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट यह होते हैं एडिटिंग ग्रुप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट। जो पेस्ट ऑप्शन है वह एमएस वर्ड के होम टैब के एडिटिंग ग्रुप में नहीं होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है, जबकि फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में होता है। इसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं एमएस वर्ड पर। चलते हैं एमएस वर्ड पर। एमएस वर्ड के होम टैब में लास्ट में होता है एडिटिंग ग्रुप, जहां पर फाइंड ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एफ, रिप्लेस ऑप्शन होता है जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एच, सिलेक्ट ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ए। तो यह तीनों ऑप्शन तो एडिटिंग ग्रुप में होते हैं, लेकिन जो पेस्ट ऑप्शन होता है यह तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में होता है। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर यह चार ऑप्शन क्लिपबोर्ड ग्रुप में होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेस्ट। पेस्ट ऑप्शन एडिटिंग ग्रुप में नहीं होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? बिंग सर्च इंजन को
किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। हमें एक सर्च इंजन का नाम दिया गया है बिंग और हमसे पूछा गया है इस सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंटरनेट पर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन को सर्च करने की सुविधा देती हैं। यदि हमें इंटरनेट पर किसी टॉपिक के आधार पर, किसी कीवर्ड के आधार पर कोई इंफॉर्मेशन सर्च करनी है तो हम सर्च इंजन का यूज करते हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जैसे google.com, yahoo.com, wikipedia.com, bing.com, ask.com, यह सभी सर्च इंजन होते हैं। हमसे पूछा गया है बिंग सर्च इंजन को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है। जो बिंग सर्च इंजन है इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बिंग सर्च इंजन को बनाया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। आपको 2 क्वेश्चन और तैयार करने हैं। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM का फुल फॉर्म होता है। HP का फुल फॉर्म होता है ह्यूलेट पैकार्ड। ह्यूलेट पैकार्ड HP का फुल फॉर्म होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट। बिंग सर्च इंजन को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है विंडोज ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की डेस्कटॉप पृष्ठभूमि के लिए निम्न में से किस फॉर्मेट का उपयोग नहीं किया जा सकता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि मतलब वॉलपेपर होता है उसके लिए हम किस फॉर्मेट का उपयोग नहीं कर सकते हैं। डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद हमें जो स्क्रीन दिखाई जाती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने के बाद जो हमें स्क्रीन दिखाई जाती है वह कहलाती है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में होता है वॉलपेपर और हमें आइकन शो किए जाते हैं, टास्क बार शो किया जाता है, स्टार्ट बटन शो किया जाता है। तो जो डेस्कटॉप की पृष्ठभूमि है मतलब डेस्कटॉप का बैकग्राउंड है मतलब वॉलपेपर है, वहां पर हम कौन से फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब एक्सटेंशन। फॉर्मेट का मतलब किससे है? एक्सटेंशन से। एक्सटेंशन को ही तो फाइल फॉर्मेट बोला जाता है। जो हमारे कंप्यूटर की डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसके वॉलपेपर में आप किस फॉर्मेट का यूज नहीं कर सकते हैं यह हमें बताना है। तो आपने देखा होगा जब हम वॉलपेपर सेट करते हैं तो वॉलपेपर तो एक इमेज होती है, एक ग्राफिक्स होता है, तो वहां पर हम इमेज वाली फाइल तो यूज कर सकते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट वाली फाइल यूज नहीं कर सकते हैं। MS वर्ड की जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .docx। यह तो एक डॉक्यूमेंट एक्सटेंशन है, इसको हम वॉलपेपर में सेट नहीं कर सकते हैं। जबकि JPG को कर सकते हैं जिसे JPEG भी कहा जाता है, ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप। .jpg या JPEG एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट ग्रुप, जो कि एक इमेज का एक्सटेंशन है। इमेज को हम वॉलपेपर में लगा सकते हैं। .png यह भी एक ग्राफिक्स का फाइल फॉर्मेट है जिसका फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इस फाइल को भी हम वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। और DIB मतलब डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप, यह भी एक ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट होता है, यह भी एक इमेज का फॉर्मेट होता है, इसे भी हम वॉलपेपर में सेट कर सकते हैं। लेकिन जो DOCX एक्सटेंशन है यह तो MS वर्ड का एक्सटेंशन है, एक डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन है जिसे हम वॉलपेपर में सेट नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DOCX। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 10 में टास्क बार को स्क्रीन पर किन जगहों पर रिप्लेस किया जा सकता है। विंडोज 10 में टास्क बार को स्क्रीन पर किन जगहों पर रिप्लेस किया जा सकता है। यह क्वेश्चन भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है कि विंडोज 10 में जो टास्क बार होता है उसको स्क्रीन पर किन जगहों पर रिप्लेस किया जा सकता है। टास्क बार क्या होता है?
टास्क बार हमारे कंप्यूटर में एक ऐसी लोकेशन होती है जो कि यह रिप्रेजेंट करती है कि अभी हमारे कंप्यूटर पर कौन कौन से एप्लीकेशन या कौन कौन से सॉफ्टवेयर ओपन हैं। हमारे कंप्यूटर पर जो भी एप्लीकेशन, जो भी फाइल, जो भी फोल्डर ओपन किए जाते हैं उनका आइकन टास्क बार में शो किया जाता है। टास्क बार यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन से टास्क चल रहे हैं, कौन कौन से एप्लीकेशन, कौन कौन से प्रोग्राम रन हो रहे हैं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क बार होता है वह बाय डिफॉल्ट होता है बॉटम में नीचे होता है टास्क बार। आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर का यह टास्क बार है। टास्क बार बाय डिफॉल्ट बॉटम में होता है जो कि यह रिप्रेजेंट करता है कि हमारे कंप्यूटर पर अभी कौन कौन सी फाइल और फोल्डर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, यह कहलाता है टास्क बार। बाय डिफॉल्ट कहां होता है टास्क बार? बॉटम में। लेकिन हम इस टास्क बार को लेफ्ट में भी ले जा सकते हैं, राइट में भी ले जा सकते हैं, टॉप पर भी ले जा सकते हैं और बॉटम पर भी ले जा सकते हैं। मतलब जो टास्क बार है वह बाय डिफॉल्ट तो बॉटम में होता है, नीचे होता है, लेकिन हम उसको लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम चारों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टास्क बार को चारों डायरेक्शन में लेफ्ट, राइट, अप, बॉटम, टॉप, डाउन सभी डायरेक्शन में चेंज किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके एक साथ कई कार्यों के निष्पादन को संदर्भित करता है? निम्न में से क्या सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके एक साथ कई कार्यों के निष्पादन को संदर्भित करता है? हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से क्या ऐसा है जो सीपीयू द्वारा, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, प्रोसेसर होता है, सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके मतलब बदल कर एक साथ कई कार्यों के एग्जीक्यूशन को रिफर करता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन ऐसा है जो सीपीयू के द्वारा बदलकर एक साथ कई कार्यों को करने के लिए रेफर करता है। कंप्यूटर का एक फीचर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? एक साथ कई टास्क को कंप्लीट करना, एक साथ कई कार्यों को करना, उसे बोला जाता है मल्टीटास्किंग। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब मल्टीटास्किंग सीपीयू द्वारा उनके बीच स्विच करके एक साथ कई कार्यों को एग्जीक्यूट करता है। हमारे कंप्यूटर पर एक ही समय पर कई टास्क परफॉर्म किए जाते हैं, कई प्रोसेस एक साथ रन की जाती हैं। जो हमारे कंप्यूटर का सीपीयू होता है, प्रोसेसर होता है, वह सभी प्रोसेस को स्विच करके मतलब बदल के एक एक करके सभी प्रोसेस को रन कर देता है, जिसे कहा जाता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? एक साथ कई टास्क को परफॉर्म करना, मतलब एक साथ कई प्रोसेस को चलाना, और सभी प्रोसेस को एक साथ चलाने के लिए हमारे कंप्यूटर में मल्टीटास्किंग का यूज किया जाता है। सभी प्रोसेस को रन करने के लिए सीपीयू अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है, सीपीयू प्रत्येक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है, प्रोसेस करता है। सीपीयू मतलब प्रोसेसर। तो हमारे कंप्यूटर पर मल्टीटास्किंग के द्वारा एक साथ कई कार्य किए जाते हैं, एक साथ मल्टी प्रोसेस रन होती हैं, तो सीपीयू सभी प्रोसेस के बीच में स्विच भी करता है, मतलब प्रोसेस को बदलता भी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्टीटास्किंग। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम पेज क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, होम पेज क्या है? बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। होम पेज क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जहां सभी प्रकार के इंटरनेट डेटा स्टोर किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है एक ऐसा पेज जो हमेशा गतिशील रहता है, गतिशील मतलब डायनामिक रहता है। ऑप्शन नंबर सी है किसी भी वेबसाइट का पहला पेज, किसी भी वेबसाइट का पहला पेज। ऑप्शन नंबर डी क्या है? फाइलों को डिलीट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। हमसे पूछा गया है होम पेज क्या है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। सीपीसीटी के पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यह सभी जो क्वेश्चन हम आपको तैयार करा रहे हैं, यह सीपीसीटी के पुराने पेपर से ही हमने सेलेक्ट करे हैं। सीपीसीटी के पेपर के ही क्वेश्चन हम आपको तैयार करा रहे हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है होम पेज क्या है।
होम पेज किसी वेबसाइट का पहला पेज होता है। किसी वेबसाइट के फर्स्ट पेज को या मेन पेज को कहा जाता है होम पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेजेस का कलेक्शन होती है और वेबसाइट का जो पहला पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, मेन पेज होता है, उसे कहा जाता है होम पेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, होम पेज किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है? हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइस वह डिवाइस कहलाती हैं जिनके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इनपुट किया जाता है, कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को भेजा जाता है, वह कहलाती हैं इनपुट डिवाइस। कई प्रकार की इनपुट डिवाइस होती हैं। हमें 4 डिवाइस के नाम दिए गए हैं और हमें यहां पर बताना है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस है। स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रदान करता है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि ऑडियो डेटा आउटपुट में प्रोवाइड करता है। मॉनिटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। मतलब स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, यह तीनों तो आउटपुट डिवाइस हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा स्कैनर। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि किसी इमेज को, किसी डॉक्यूमेंट को, किसी लेटर को बिना टाइप करे डायरेक्ट इनपुट करने की सुविधा प्रदान करती है। यदि आपके पास कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, आप उसको डायरेक्ट स्कैनर से स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। स्कैनर एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदल देती है। यदि आपके पास कोई लेटर है, कोई डॉक्यूमेंट है, पेपर पर प्रिंट है, तो उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी आउटपुट। उसे हम स्कैनर से स्कैन करते हैं और वह कंप्यूटर सिस्टम में ओपन हो जाता है, वह बदल जाता है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हार्ड कॉपी आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी आउटपुट में बदलती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप 2 स्थानों के बीच टेक्स्ट को स्थानांतरित या कॉपी करना चाहते हैं तो ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। जब आप 2 स्थानों के बीच टेक्स्ट को स्थानांतरित मतलब यहां से वहां ट्रांसफर करना या कॉपी करना चाहते हैं तो ब्लैंक का उपयोग किया जाता है। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें 2 स्थानों के बीच में, 2 लोकेशन के बीच में किसी टेक्स्ट को ट्रांसफर करना है या उसे कॉपी करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहां पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से लगाना है क्योंकि यहां पर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मूव टू, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कॉपी, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है क्लिपबोर्ड, ऑप्शन नंबर डी है फाइंड एंड रिप्लेस। तो फाइंड एंड रिप्लेस का कॉपी से लेना देना तो है नहीं है। कॉपी के लिए फाइंड रिप्लेस का यूज तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं। एक आंसर तो हट गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा? कॉपी बचा, मूव टू बचा और क्लिपबोर्ड बचा। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है यहां, क्योंकि आप इस क्वेश्चन में आंसर में या तो कॉपी लगा सकते हो या मूव टू, लेकिन दोनों ही गलत हैं। आपको क्वेश्चन को समझना है। जब आप 2 स्थानों के बीच टेक्स्ट को स्थानांतरित मतलब ट्रांसफर करना चाहते हो, उसके लिए तो आप टेक्स्ट को पहले कट करोगे, उसके बाद पेस्ट करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। कट को हम मूव भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें पेस्ट तो दिया नहीं गया, मतलब यह गलत है। और यदि आप कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी तो दिया गया है, लेकिन कॉपी के बाद क्या करना पड़ेगा? पेस्ट भी करना पड़ेगा, वो तो दिया नहीं गया। और आपको पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि क्लिपबोर्ड का यूज किसी ऑब्जेक्ट को कट कॉपी पेस्ट करने के लिए किया जाता है। क्लिपबोर्ड होता क्या है? क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। टेम्परेरी स्टोरेज मतलब एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करते हो या कॉपी करते हो तो वह कहां स्टोर हो जाता है? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। मतलब
जब आप दो स्थानों के बीच में किसी टेक्स्ट को स्थानांतरित करेंगे या कॉपी करेंगे तो उस समय पर वो डेटा कहां स्टोर हो जाएगा? क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको क्लिपबोर्ड को देखना है। क्लिपबोर्ड क्या होता है? क्लिपबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है। जब भी हम कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट को कट करते हैं या कॉपी करते हैं तो उसे क्लिपबोर्ड में स्टोर कर दिया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लिपबोर्ड। जब हमें दो स्थानों के बीच में टेक्स्ट को स्थानांतरित करना है या कॉपी करना है तब क्लिपबोर्ड उपयोग होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पेटाबाइट इक्वल ब्लैंक। 2 पेटाबाइट इक्वल ब्लैंक। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पेटाबाइट बराबर कितना होता है, यह हमें बताना है। 2 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 2048 टीबी, 2048 जीबी, 2048 एमबी या 2048 केबी। यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। मेमोरी यूनिट से संबंधित है। कंप्यूटर में हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं, जो भी डेटा ट्रांसफर करते हैं, उस डेटा की मात्रा को, उस डेटा की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं और यह क्वेश्चन मेमोरी यूनिट से संबंधित है। यहां पर आपको कई प्रकार के क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। मेमोरी यूनिट क्या होती है? जो डेटा की मात्रा को नापने के लिए या मेजर करने के लिए यूज की जाती है। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट, जो कि होती है 0 और 1। और बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट बिट का फुल फॉर्म होता है। बिट कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट है। बिट 2 ही होती हैं, 0 और 1, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट हो जाता है। निबल 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है। जब 8 बिट मिलती हैं, 8 बिट, तो एक बाइट क्रिएट हो जाता है। बाइट 4 बिट को मिलाकर एक निबल बनता है, 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो एक केबी क्रिएट हो जाता है। एक केबी, केबी मतलब किलोबाइट, केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तब एक एमबी क्रिएट होता है। एमबी मतलब मेगाबाइट, एमबी मतलब मेगाबाइट। और जब 1024 एमबी मिलते हैं तब एक जीबी क्रिएट होता है। जीबी मतलब गीगाबाइट। जब 1024 जीबी मिलते हैं तब एक टीबी क्रिएट होता है। टीबी मतलब टेराबाइट, टीबी मतलब टेराबाइट। 1024 जीबी बराबर होता है एक टीबी मतलब टेराबाइट। और जब 1024 टीबी मिलते हैं तब एक पीबी क्रिएट होता है। पीबी मतलब पेटाबाइट, जिसका हमें क्वेश्चन दिया गया है। यहां पर हमने एक साथ कई प्रकार की मेमोरी यूनिट समझी हैं। कई प्रकार की मेमोरी यूनिट, यहां पर हमें कई प्रकार की मेमोरी यूनिट दी गई हैं। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट कौन सी होती है? बिट, जो कि 2 ही होती हैं, 0 और 1, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी डिजिट। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक क्या बनता है? निबल। जब 8 बिट मिलती हैं तो क्या बनता है? एक बाइट। जब 1024 बाइट मिलते हैं तो क्या बनता है? एक केबी, केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तो क्या बनता है? एक एमबी, एमबी मतलब मेगाबाइट। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी बनता है। जीबी मतलब गीगाबाइट। जब 1024 जीबी मिलते हैं तो एक टीबी बनता है। टीबी मतलब टेराबाइट। जब 1024 टीबी मिलते हैं तो एक पीबी बनता है। पीबी मतलब पेटाबाइट। और हमसे पूछा गया है 2 पेटाबाइट बराबर कितना होगा? 1 पेटाबाइट बराबर कितना होता है? 1024 टीबी। 1 पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टीबी। तो 2 पेटाबाइट बराबर कितना हो जाएगा? 2048 टीबी। 2048 टीबी। 1 पेटाबाइट में 1024 टीबी होते हैं, तो आपको 2 पेटाबाइट में क्या करना पड़ेगा? 1024 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 2048 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 पेटाबाइट बराबर 2048 टीबी होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द
इंटरनेट से संबंधित नहीं है। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें 4 शब्दों के नाम दिए गए हैं और हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सर्च इंजन। सर्च इंजन तो इंटरनेट से संबंधित है क्योंकि सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो कि इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। सर्च इंजन कुछ वेबसाइट होती हैं जो किसी टॉपिक के आधार पर इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर, यह भी इंटरनेट से संबंधित है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, तो यह भी इंटरनेट से संबंधित है। हाइपरलिंक भी इंटरनेट से संबंधित है। हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा इंटरनेट पर जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहां पर हाइपरलिंक बनी होती है जिस पर क्लिक करके हम किसी दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मतलब सर्च इंजन, ब्राउजर और हाइपरलिंक यह तीनों ही शब्द इंटरनेट से संबंधित हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट से संबंधित नहीं है। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच्ड मोड पावर सप्लाई यह इंटरनेट से संबंधित नहीं है, यह हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई होती है, हार्डवेयर पार्ट होता है। एसएमपीएस हमारे कंप्यूटर की पावर सप्लाई है जिसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेबल सेल में वाक्य लिखने के दौरान प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा मतलब कैपिटल ना रहे, इसके लिए निम्न में से किस चेकबॉक्स विकल्प को हटाना होगा। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है एमएस वर्ड से और यह क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है। यह क्वेश्चन सीपीसीटी के 2 पेपर में पूछा जा चुका है। हम जो आपको क्वेश्चन तैयार करा रहे हैं यह सभी सीपीसीटी के पुराने पेपरों के क्वेश्चन हैं और आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई पेपर में आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। यह क्वेश्चन भी एक पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया है और यही क्वेश्चन आज दोबारा हमें एक और पेपर में मिला। क्वेश्चन क्या है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट पर काम करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि टेबल सेल में वाक्य लिखने के दौरान प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर बड़ा ना रहे, इसके लिए निम्न में से किस चेकबॉक्स को हटाना होगा। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं और टेबल में सेल में यदि कोई वाक्य लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो पहले शब्द का जो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर होता है वह कैपिटल ना रहे, बड़ा ना रहे, इसके लिए हमें कौन से ऑप्शन को बंद करना होगा। एमएस वर्ड में सेटिंग्स के अंदर, ऑप्शंस में सेटिंग्स के अंदर एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल। आप ध्यान से देखें चारों ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को, तो टेबल सेल से संबंधित क्वेश्चन है, टेबल सेल, और आंसर में देखो तो यहां पर भी टेबल सेल दिख रहा, साफ लिखा गया है टेबल सेल से संबंधित ऑप्शन है और टेबल सेल से संबंधित यहां आपको आंसर भी दिया गया है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक ऑप्शन होता है एमएस वर्ड की सेटिंग्स में कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। यदि यह ऑन है तो टेबल के सेल में जैसे ही आप वाक्य लिखोगे उसका पहला अक्षर बड़ा हो जाएगा, उसको हमें बंद करना है, बड़ा नहीं रखना है। तो हम कौन सा ऑप्शन ऑफ कर देंगे, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल, इसको हम बंद कर देंगे। यह ऑप्शन कहां प्राप्त होता है, इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू के अंदर आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है, ऑप्शंस के अंदर प्रूफिंग ग्रुप को सिलेक्ट करना है। प्रूफिंग ग्रुप के अंदर हमें एक ऑप्शन मिल जाता है ऑटो करेक्ट, और ऑटो करेक्ट पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर हमें कई प्रकार की सेटिंग्स दी जाती हैं। इन्हीं में एक ऑप्शन होता है कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स। यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, मतलब जब आप टेबल में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो हर सेल में टेक्स्ट का पहला लेटर कैपिटल कर दिया जाता है। यदि हम इस ऑप्शन को ऑफ कर देंगे तो टेबल में हम जो डेटा भरेंगे अब उस टेक्स्ट का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा, मतलब बड़ा नहीं होगा। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है।
तो जब हम एमएस वर्ड में टेबल बनाते हैं, टेबल के सेल में हम जो भी डेटा भरते हैं, ऑटोमेटिक हर सेल के डेटा में पहला अक्षर कैपिटल हो जाता है। उसे ऑफ करने के लिए हमें एक ऑप्शन को बंद करना होगा, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा मार्जिन स्टाइल पेज पर ऊपर नीचे 1 इंच और किनारों पर 0.75 इंच रिक्त स्थान देता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा मार्जिन स्टाइल पेज पर ऊपर और नीचे मतलब टॉप और बॉटम में 1 इंच का मार्जिन देता है और किनारों मतलब लेफ्ट और राइट पर 0.75 इंच का मार्जिन देता है? यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है जो कि मार्जिन टॉपिक से संबंधित है। मार्जिन क्या होता है? जब आप एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो आपने देखा होगा जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो पूरे पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है, कंप्लीट पेज पर टेक्स्ट टाइप नहीं होता है। पेज के चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है। यहां होता है टॉप मार्जिन, यहां होता है बॉटम मार्जिन, यहां होता है लेफ्ट मार्जिन, यहां होता है राइट मार्जिन। पेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ दिया जाता है जिसे कहा जाता है मार्जिन। पेज पर 4 बेसिक मार्जिन होते हैं, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। इसके अलावा एक स्पेशल मार्जिन भी होता है गटर मार्जिन, जो कि पेज की बाइंडिंग के काम में आता है। जो मार्जिन ऑप्शन है यह एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में प्राप्त होता है। पेज सेटअप ग्रुप में, एमएस वर्ड के लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप होता है जहां पर हमें मार्जिन ऑप्शन प्राप्त होता है। बाय डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है नॉर्मल। बाय डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल कौन सी होती है? नॉर्मल, जिसमें सभी प्रकार के मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमएस वर्ड में डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल कौन सी होती है? वह होती है नॉर्मल, और सभी प्रकार के मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितने इंच पर सेट होते हैं? 1 इंच पर, चारों मार्जिन। लेकिन हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी मार्जिन स्टाइल होती है जिसमें टॉप और बॉटम का मार्जिन होता है 1 इंच और लेफ्ट और राइट का मार्जिन होता है 0.75 इंच? वह मार्जिन स्टाइल होती है मॉडरेट मार्जिन स्टाइल। मॉडरेट मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। आप देख सकते हैं एमएस वर्ड में हमने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है, पेज पर चारों साइड पर कुछ ब्लैंक एरिया छोड़ा गया है, यह कहलाता है मार्जिन। मार्जिन को हम लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप के द्वारा सेट कर सकते हैं। यहां पर हमें कई प्रकार की मार्जिन स्टाइल दी जाती हैं। बाय डिफॉल्ट मार्जिन स्टाइल होती है नॉर्मल, जिसमें सभी मार्जिन 1 इंच पर सेट होते हैं, 1 इंच पर। इसके अलावा मार्जिन स्टाइल होती है नैरो। नैरो में सभी मार्जिन 0.5 इंच पर मतलब ½ इंच पर सेट होते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट। मॉडरेट में देख सकते हैं आप टॉप मार्जिन 1 इंच है, बॉटम मार्जिन 1 इंच है, लेकिन लेफ्ट और राइट है 0.7। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। एक होता है वाइड मार्जिन स्टाइल, जिसमें टॉप और बॉटम होता है 1 इंच और लेफ्ट और राइट होता है 2 इंच। एक होती है मिरर्ड मार्जिन स्टाइल। मिरर्ड, इसमें टॉप और बॉटम और आउटसाइड होता है 1 इंच और इनसाइड होता है 1.25 इंच। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मॉडरेट मार्जिन स्टाइल में टॉप और बॉटम मार्जिन होते हैं 1 इंच और लेफ्ट और राइट होते हैं 0.75 इंच। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर को देखने के लिए ब्लैंक को चुनें और रूलर चेक बॉक्स को चेक करें। रूलर को देखने के लिए ब्लैंक को चुनें और रूलर चेक बॉक्स को चेक करें। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है कि यदि हमें एमएस वर्ड में रूलर लाइन को दिखाना है, शो करना है, तो हम किस टैब में जाकर रूलर चेक बॉक्स को ऑन कर दें। रूलर क्या होती है? रूलर आपने देखा होगा एमएस वर्ड की विंडो में पेज के ऊपर एक स्केल टाइप की लाइन होती है जिसपे कुछ नंबर भी लिखे होते हैं। एक होती है हॉरिजॉन्टल रूलर लाइन, एक होती है वर्टिकल रूलर लाइन। रूलर लाइन पर कुछ नंबर होते हैं जिनके द्वारा हम मेजरमेंट कर सकते हैं, नापतोल कर सकते हैं।
रूलर लाइन को शो करने के लिए और हाइड करने के लिए हमें व्यू टैब में जाना होता है, जहां पर एक रूलर नाम का चेकबॉक्स होता है। उसे ऑन करके हम रूलर लाइन को शो कर सकते हैं और ऑफ करके रूलर लाइन को हाइड कर सकते हैं। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? व्यू। रूलर को देखने के लिए व्यू को चुनें और रूलर चेकबॉक्स को चेक करें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यू टैब। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में यह होती है रूलर लाइन। रूलर लाइन यह कहलाती है हॉरिजॉन्टल रूलर, यह कहलाती है वर्टिकल रूलर। रूलर को व्यू टैब से ऑन भी किया जा सकता है और ऑफ भी किया जा सकता है। व्यू टैब के अंदर रूलर नाम का ऑप्शन होता है, जिसके चेक बॉक्स को ऑन करके हम रूलर को शो कर सकते हैं और अनचेक करके इसे हाइड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक पोर्ट बहुत तेज गति मतलब स्पीड से बड़ी मात्रा में डेटा स्थानांतरित करता है। ब्लैंक पोर्ट बहुत फास्ट स्पीड से लार्ज क्वांटिटी में डेटा को ट्रांसफर करता है। हमें कंप्यूटर के 4 पोर्ट के नाम दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कौन सा पोर्ट फास्ट स्पीड में बहुत अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसफर करता है। पोर्ट क्या होता है? पोर्ट एक ऐसी लोकेशन होती है जिसमें हम किसी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। कंप्यूटर में कई प्रकार के पोर्ट होते हैं जिनमें अलग अलग प्रकार की डिवाइस कनेक्ट की जाती हैं। हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा ऐसा पोर्ट है जो सबसे अधिक स्पीड के साथ अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसफर करता है। वह होता है फायर वायर पोर्ट। फायर वायर एक ऐसा पोर्ट है जो बहुत ही फास्ट स्पीड में अधिक मात्रा में डेटा को ट्रांसफर करता है। इस पोर्ट का यूज जनरली ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फायर वायर पोर्ट बहुत तेज गति के साथ बड़ी मात्रा में डेटा को ट्रांसफर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईथरनेट पोर्ट। क्या होता है? यह नेटवर्किंग के लिए काम आता है। यूएसबी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस, जिससे हम कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव कई प्रकार की डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। PS2 पोर्ट भी एक पोर्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है प्ले स्टेशन या पर्सनल सिस्टम। यह राउंड शेप का पोर्ट होता है जिसमें 6 पिन होती हैं, 6 पिन। यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फायर वायर पोर्ट एक बहुत ही फास्ट स्पीड का पोर्ट होता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 बराबर का चिन्ह मतलब इक्वल टाइप करते हैं तो ब्लैंक प्राप्त या प्राप्त होती है। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप 3 बार बराबर का चिन्ह मतलब इक्वल का सिंबल टाइप करते हैं तो ब्लैंक प्राप्त होता है या प्राप्त होती है। एमएस वर्ड से क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि आप एमएस वर्ड में 3 बार इक्वल का सिंबल टाइप करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। हमने इस प्रकार का एक क्वेश्चन पहले भी तैयार किया है जिसमें हमसे पूछा गया था यदि हम 3 बार एस्ट्रिक टाइप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। वहां पर हमने एक साथ 4-5 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करे थे। यह दूसरा क्वेश्चन हमें मिल गया। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में कुछ सिंबल को 3 बार टाइप करके लाइन क्रिएट की जा सकती है। लाइन एमएस वर्ड में यदि आप कुछ स्पेशल सिंबल को 3 बार टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपको वहां पर एक लाइन क्रिएट करके दी जाती है। हमसे बोला गया है यदि हम 3 बार इक्वल मतलब बराबर टाइप करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। आपको ध्यान रखना है बराबर में 2 लाइन दिखती हैं। बराबर कितनी लाइनों से बनता है? इक्वल 2 लाइनों से। तो हमें प्राप्त भी कौन सी लाइन हो जाएगी? डबल लाइन प्राप्त हो जाएगी, डबल लाइन। यदि आप एमएस वर्ड में 3 बार इक्वल सिंबल को टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो डबल लाइन प्राप्त हो जाएगी। हम यहां पर एक साथ 4-5 क्वेश्चन तैयार करेंगे जिनको हम प्रैक्टिकली एमएस वर्ड पर देखने वाले हैं। चलते हैं एमएस वर्ड पर। यदि आप एमएस वर्ड में 3 इक्वल सिंबल टाइप करते हैं और एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपको डबल लाइन क्रिएट करके दी जाती है, डबल लाइन। एमएस वर्ड में यदि आप 3 बार इक्वल टाइप करें और एंटर की को प्रेस करें तो आपको डबल लाइन बनाकर दी जाती है। इसी प्रकार से यदि आप 3 बार माइनस का सिंबल या डैश का सिंबल टाइप करके एंटर करेंगे तो आपको सिंगल लाइन बनाकर दी जाएगी, सिंगल लाइन। माइनस या डैश से क्या बनती है? सिंगल लाइन। और यदि आप
3 बार एस्ट्रिक या स्टार टाइप करेंगे तो यहां पर हैवी डॉटेड लाइन बन जाती है, हैवी डॉटेड लाइन। 3 बार एस्ट्रिक या स्टार सिंबल टाइप करने पर हैवी डॉटेड लाइन बनती है, और 3 बार टिल्ड सिंबल को टाइप करने पर एक जिगजैग लाइन बनती है या कर्व लाइन बनती है। 3 बार टिल्ड सिंबल को टाइप करने पर जिगजैग लाइन बन जाती है। यहां पर हमने एक साथ 4 क्वेश्चन तैयार करे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डबल लाइन। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए ब्लैंक फीचर को मार्कअप के अंतर्गत चेक मार्क के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। कमेंट्स को प्रदर्शित करने के लिए ब्लैंक फीचर को मार्कअप के अंतर्गत चेक मार्क के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि हमें कमेंट्स को शो करना है, कमेंट्स को शो करना है, तो इसके लिए हमें ब्लैंक फीचर को मार्कअप के अंतर्गत चेक मार्क के साथ ऑन करना होगा, इनेबल करना होगा। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, एमएस वर्ड से है यह क्वेश्चन, एमएस वर्ड से। कमेंट्स को शो करने के लिए ब्लैंक फीचर को मार्कअप के अंतर्गत चेक मार्क के साथ इनेबल या ऑन किया जाना चाहिए। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है, जो कि ट्रैक चेंजेस नाम के ऑप्शन से संबंधित है। ट्रैक चेंजेस, ट्रैक चेंजेस एमएस वर्ड में रिव्यू टैब के अंदर, रिव्यू टैब के अंदर एक ऑप्शन होता है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस इसके नाम से ही समझ में आता है चेंजेस को ट्रैक करना। यदि हमने एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, और उसको बनाने के बाद यदि हमारी फाइल में कोई बदलाव किए जाते हैं, कोई चेंजेस किए जाते हैं, तो यह ऑप्शन उनको ट्रैक करने की सुविधा देता है कि हमारी फाइल में कहां कहां पर बदलाव किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एमएस वर्ड में एक फाइल बनाई और बनाने के बाद वह फाइल हमने आप सभी के साथ शेयर कर दी। अब आप हमारी फाइल में जहां जहां पर चेंजेस करोगे, जब वह फाइल आप हमें वापस दोगे, तो हम पता कर सकते हैं आपने हमारी फाइल में कौन कौन से बदलाव करे हैं, कहां पर शब्दों को डिलीट किया है, कहां पर नए शब्दों को ऐड किया है, कहां पर फॉर्मेटिंग चेंज करी है, कहां पर कमेंट ऐड या डिलीट करे हैं। इस प्रकार के सभी चेंजेस को ट्रैक करने के लिए ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन यूज किया जाता है, जो कि रिव्यू टैब में प्राप्त होता है। जब हम चेंजेस को ट्रैक करते हैं तो वहां पर हमें कई प्रकार के मार्कअप दिए जाते हैं। मार्कअप, मार्कअप मतलब हमें कौन कौन से ऑप्शन को ट्रैक करना है, वह हम मार्कअप से सेट कर सकते हैं। तो हमसे पूछा गया है, यदि हमें कमेंट्स को शो करना है तो उसके लिए कौन से फीचर को मार्कअप के अंदर चेक मार्क के साथ चिन्हित किया जाना चाहिए। कमेंट को शो करने के लिए बोला गया है तो कमेंट को ऑन करना पड़ेगा। यदि हमें अपने डॉक्यूमेंट में कहां कहां पर कमेंट को चेंज किया गया है यह देखना है, तो ट्रैक चेंजेस के अंतर्गत जो मार्कअप होते हैं उसमें कमेंट वाले मार्कअप को ऑन करना होगा। कमेंट, क्योंकि कमेंट का हमसे पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 कमेंट्स। इसको हम एमएस वर्ड पर प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के रिव्यू टैब में ट्रैकिंग ग्रुप होता है, ट्रैकिंग ग्रुप, जिसमें एक ट्रैक चेंजेस नाम का ऑप्शन होता है, जो कि हमें यह सुविधा देता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में यदि कोई चेंजेस किए जाते हैं तो हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। यहां पर शो मार्कअप नाम का एक ऑप्शन होता है, जिसमें कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कमेंट्स, इंक, इंसर्शन एंड डिलीशन पॉइंट, फॉर्मेटिंग, बलून्स, कई प्रकार के ऑप्शन होते हैं। तो यदि हमें कमेंट्स को ट्रैक करना है, कमेंट्स को, तो यहां पर कमेंट्स को मार्क करना होगा, कमेंट्स को ऑन करना होगा। और यदि हम इसे ऑफ कर देंगे तो हमारे ट्रैक चेंजेस में कमेंट्स को ट्रैक नहीं किया जाएगा, कमेंट्स को शो नहीं किया जाएगा। यहां पर इंक होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन होता है, फॉर्मेटिंग होती है। इन सभी ऑप्शंस को अभी हमारे ट्रैकिंग में शो किया जाएगा, और हम जिसे ऑफ कर देंगे उसे शो नहीं किया जाएगा। तो हमसे कमेंट का पूछा गया था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमेंट्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्रिय विंडो मतलब एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू खोलने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सक्रिय विंडो मतलब एक्टिव विंडो, जिस विंडो पर अभी आप काम कर रहे हो वह कहलाती है एक्टिव विंडो।
उसके लिए यदि हमें शॉर्टकट मेन्यू खोलना है तो हम कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज करेंगे। जो भी विंडो आपके सामने अभी खुली है, जिस विंडो पर आप वर्क कर रहे हो, वह कहलाती है एक्टिव विंडो, सक्रिय विंडो। उस विंडो में यदि आपको क्या खोलना है, शॉर्टकट मेन्यू खोलना है, तो आप ऑल्ट प्लस स्पेस बार को प्रेस करें। ऑल्ट प्लस स्पेस बार मतलब ऑल्ट प्लस स्पेस से एक्टिव विंडो का जो शॉर्टकट मेन्यू होता है वह ओपन हो जाता है। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम एमएस वर्ड में हैं। अब यदि हमें एमएस वर्ड की विंडो में शॉर्टकट मेन्यू खोलना है तो हम ऑल्ट प्लस स्पेस को प्रेस करेंगे। यह एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाता है जिसमें कई प्रकार के ऑप्शन हमें प्रदान किए जाते हैं। ऑल्ट प्लस स्पेस से किसी भी विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल्ट प्लस स्पेस बार। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बुलेट लाइब्रेरी में कौन सा विकल्प पहले प्रदर्शित किया जाता है। एमएस वर्ड से एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की बुलेट लाइब्रेरी में कौन सा विकल्प सबसे पहले प्रदर्शित किया जाता है। यह क्वेश्चन एमएस वर्ड से पूछा गया है। एमएस वर्ड में जब हम कोई लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट, तो एक लिस्ट हम बना सकते हैं बुलेट की लिस्ट, एक लिस्ट बनती है नंबर वाली लिस्ट और एक बनती है मल्टी लेवल लिस्ट। एमएस वर्ड में हम एक बुलेट्स की लिस्ट बना सकते हैं, एक नंबर की लिस्ट बना सकते हैं, एक मल्टी लेवल लिस्ट बना सकते हैं। तीनों प्रकार की लिस्ट एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में प्राप्त होती हैं। पैराग्राफ ग्रुप में एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में सभी प्रकार की लिस्ट होती हैं। एक होती है बुलेट लिस्ट, एक होती है नंबरिंग लिस्ट, एक होती है मल्टी लेवल लिस्ट। हमसे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की जो बुलेट लाइब्रेरी होती है उसमें कौन सा विकल्प पहले प्रदर्शित किया जाता है। जब आप बुलेट की लाइब्रेरी पर क्लिक करेंगे तो आपको कई प्रकार के बुलेट देखने मिलेंगे, लेकिन पहला ऑप्शन वहां पर होता है नन। नन मतलब हमें कोई भी बुलेट का यूज नहीं करना है। तो एमएस वर्ड 2016 की जो बुलेट लाइब्रेरी होती है उसमें पहला ऑप्शन होता है नन। इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। एमएस वर्ड के होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत 3 प्रकार की लिस्ट होती है, बुलेट्स की लिस्ट, नंबरिंग की लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। जब हम बुलेट लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते पहला ऑप्शन क्या होता है, नन ऑप्शन होता है, मतलब हमें कोई भी बुलेट यूज नहीं करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नन। जब हम बुलेट लाइब्रेरी पर क्लिक करते हैं तो पहला ऑप्शन होता है नन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिल जाते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।